नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आज आदिकालीन रासो साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। जो रासो साहित्य है उसकी रचना चारण कवियों द्वारा की गई थी और इसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। और इस रासो साहित्य को समझने से पहले हम रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। जो रासो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। जैसे गारसादा तासी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय शब्द से मानी है और इस बारे में उन्होंने तर्क दिया है कि जो राजसूय शब्द है वह वीर गाथा काव्यों में इसका प्रयोग अनेक बार किया गया है। इसी वजह से राजसूय शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। और डॉक्टर नरोत्तम स्वामी जी ने रसिक शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति माना है। रसिक का मतलब होता है कथा काव्य, इसलिए नरोत्तम स्वामी जी ने इसे रसिक शब्द से ही रासो शब्द की व्युत्पत्ति को माना है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रसायन शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति माना है, क्योंकि बीसलदेव रासो की एक पंक्ति में रसायन शब्द का उल्लेख है और वह यह मानते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति उसी रसायन शब्द से हुई है। और आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है कि जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक शब्द से हुई है। जो रासक शब्द है वह एक छंद है जो अपभ्रंश में इसका प्रयोग किया जाता है और यह अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक छंद प्रचलित है जिसे रास या रासा कहते हैं। तो इसी छंद से जिसका प्रयोग वीर गाथा काव्यों में अनेक बार किया जाता है इस छंद का, इसलिए उनका मानना है कि यह जो रासो शब्द है वह इसी छंद जो रासक शब्द है इसी से व्युत्पन्न हुआ है। आगे हम रासो साहित्य की विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। जो रासो साहित्य की जो विशेषता है उनमें पहला है वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। जैसा कि सबको विदित है कि रासो काव्यों में युद्ध का वर्णन मिलता है और उसमें वीर रस की प्रधानता भी देखने को मिलती है। और वीर रस जो राजाओं के शौर्य का बखान इसमें मिलता है रासो साहित्य के अंदर। उसी क्रम में इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता भी देखने को मिलती है। इन काव्यों में जो राजकुमारियों के सौंदर्य का जो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, इसी वजह से जो रासो साहित्य है वह वीर और श्रृंगार रस पूर्ण साहित्य है। और इसमें ऐतिहासिकता का अभाव भी है। जो उसकी दूसरी विशेषता है उसमें है ऐतिहासिकता का अभाव। साहित्य के अंदर जो हमें तिथियां घटनाएं आदि का जो वर्णन मिलता है इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है और इसमें काल्पनिकता की अधिकता मिलती है। जो अगला टॉपिक है वह काल्पनिकता की अधिकता ही है। काव्य में आश्रयदाताओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है और घटनाओं और तिथियों के अंदर काल्पनिकता की प्रचुरता मिलती है। वही प्रामाणिकता में संदेह पृथ्वीराज रासो और खुमान रासो आदि की जो प्रामाणिकता में संदेह देखने को मिलता है। अनेक ऐसी घटनाक्रम और घटनाएं हैं जो कि इतिहास सम्मत नहीं मानी गई है। इसी प्रकार से इन ग्रंथों में प्रामाणिकता का भी अभाव है। इन काव्यों में युद्धों का सजीव चित्रण देखने को भी मिलता है। वहीं आश्रयदाताओं की प्रशंसा, चारण कवि थे वह अपने आश्रयदाताओं की शरण में रहते थे, इसलिए अपने काव्यों के अंदर उन्होंने उनकी कीर्ति यश के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। वहीं डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग रासो साहित्य है वह डिंगल और पिंगल भाषा में रचा गया है। और वही संकुचित राष्ट्रीयता रासो साहित्य में हम देखते हैं कि जो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में संपूर्ण भारतवर्ष जो है वह विभिन्न खंडों में विभक्त हो गया था और कई प्रकार के साम्राज्य स्थापित हो गए थे, जिससे कि जो सभी राजा अपने ही छोटे से राज्य को ही अपना राष्ट्र समझते थे। संपूर्ण देश को वह अपना राष्ट्र नहीं मानते थे। इस वजह से जो राष्ट्रीयता है वह एक सीमित क्षेत्र तक रह गई थी। उसी प्रकार अगला है छंदों की विविधता। इसमें रासो साहित्य में हमको विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग मिलता है। दोहा, गाथा, रोला, कुंडलिया आदि अनेक छंदों का प्रयोग हमें इसमें देखने को मिलता है। अब रासो साहित्य के प्रमुख ग्रंथों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें पहला है बीसलदेव रासो।
इसका जो रचनाकाल है वह संवत 1212 में इसकी रचना हुई है। वही इसके रचयिता है नरपति नाल और चरित नायक है विग्रहराज चतुर्थ जो है उनको बीसल देव भी कहते थे। यह जो ग्रंथ है वह 4 खंडों में विभक्त किया गया है। प्रथम खंड में अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ का परमार वंशी राजा भोज की कन्या राजमती से विवाह और द्वितीय खंड में रानी के व्यंग्य से रुष्ट राजा का उड़ीसा चले जाना और 1 वर्ष तक वहीं रहना। तृतीय खंड में रानी राजमती के विरह का वर्णन किया गया है और चतुर्थ खंड में दोनों का पुनर्मिलन का वर्णन हमको मिलता है। यह एक गेयात्मक और विरह काव्य है। इसको गाया भी जा सकता है और इसमें 125 छंदों की प्रेम परक रचना है। इसमें प्रकृति चित्रण और संयोग वियोग का चित्रण भी मिलता है। वही अगला है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि पृथ्वीराज रासो एक हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसके रचयिता जो है वह चंद्रबरदाई है और इसके चरित नायक है पृथ्वीराज चौहान है। इस ग्रंथ के अंदर पृथ्वीराज चौहान के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज चौहान जो कि एक अजमेर के शासक थे और यह वीर और श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता में संदेह है क्योंकि इसमें जो घटनाक्रम हमको मिलते हैं वह इतिहास सम्मत नहीं है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। और इसमें प्रकृति निरूपण, अलंकारों के सहज प्रयोग और छंदों की विविधता के कारण यह रासो काव्य परंपरा का सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में ऐतिहासिकता के अभाव के साथ ही काल्पनिकता की अधिकता भी देखने को मिलती है। अगला है परमार रासो। परमाल रासो है जिसके रचयिता है जगनिक जो कि वह एक चंदेल वंशी राजा परमर्द देव के दरबारी कवि थे और इस ग्रंथ के अंदर आला और उदल 2 क्षत्रिय और सामंतों की वीरता का वर्णन है और इसे आलाखंड भी कहा जाता है। सर्वप्रथम इसका प्रकाशन आलाखंड नाम से चार्ल्स इलियट ने करवाया था और यह उत्तर प्रदेश के गांवों में आज भी यह आलाखंड गाया जाता है। इसकी प्रति तो उपलब्ध नहीं है लेकिन लोगों द्वारा इसे गाया जाता है और यह एक गेयात्मक काव्य है इसलिए इसे गाया भी जा सकता है। इसमें वीर रस का प्रौढ़ रूप हमें देखने को मिलता है। अगला है खुमान रासो जिसकी रचना दलपति विजय ने की है। उसका रचना काल 17वीं शताब्दी है लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इसे 9वीं शताब्दी माना है। लेकिन राजस्थान के जो विद्वान हैं जो व्रत संग्राहक है उसमें इसे 17वीं शती माना गया है। इसका रचना काल 17वीं शती माना है और यह जो ग्रंथ है उसमें 5000 छंद में लिखा गया यह एक ग्रंथ है। इसमें वीर रस की प्रधानता है और इस ग्रंथ के अंदर मेवाड़ के राजा खुमान द्वितीय का जो युद्ध है वह बगदाद के अलमामू के साथ हुआ था। तो इस ग्रंथ में राजा खुमान द्वितीय का बगदाद के अलमामू के साथ युद्ध का वर्णन हमें मिलता है और यह एक वीरता प्रधान ग्रंथ है। अगले अन्य ग्रंथों में हमीर रासो है जिसके रचयिता शारंगधर थे और वही जयचंद्र प्रकाश जो ग्रंथ है इसकी रचना भट्ट केदार ने की थी और वही अगला जो है जयमयंक जस चंद्रिका जिसकी रचना मधुकर कवि ने। वीडियो में हमने रासो साहित्य, उसकी विशेषताएं और अन्य ग्रंथों के बारे में अध्ययन। धन्यवाद।